किया था क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, पाचन तंत्र को लेकर बात कर रहे थे। पाचन तंत्र का देखो, पहले हमने क्या देखा, न्यूट्रिशन देखा, मतलब हमें क्या क्या चीजें चाहिए अपने शरीर की वृद्धि के लिए, ठीक है। अब वो अगर मिल गया तो फिर हमने क्या किया, उसे खा लिया, ठीक है, पचाया, ठीक है, एब्जॉर्ब किया, हमारी बॉडी में भी वो अंदर पहुंच गया। अब उससे बनेगी क्या, ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी बनेगी। और वो ऊर्जा और एनर्जी बनने के लिए मुख्य रूप से हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक, उसके लिए चाहिए हमें क्या, वायु में ऑक्सीजन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बिना ऑक्सीजन के काम चलेगा नहीं। अगर ऊर्जा बनानी है, अभी जो हमने क्या किया था, पोषण में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट लिया था, वो कार्बोहाइड्रेट हमें मंड के रूप में बाहर भोज्य पदार्थों में मिला था, और उस भोज्य पदार्थों को हमने क्या किया, पचाया, और पचाने के बाद हमें मिल गया क्या, ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज पहुंचा कहां पर, मुख्य रूप से कोशिकाओं में, किसके माध्यम से, रक्त के माध्यम से, रुधिर के माध्यम से, ठीक है। तो अगर ये पहुंच गया तो अब आगे कहानी क्या जाएगी कि मुख्य रूप से कोशिकाओं में पहुंचने के बाद पहले क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है, किसमें, पाइरुवेट में, या पाइरुविक एसिड जिसे कई बार बोल देते हैं हम लोग, ठीक है, पाइरुवेट में टूटता है। मतलब ग्लूकोज से दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, दो अणु बनते हैं, किसके, पाइरुवेट के, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन है, ठीक है, तो क्या होगी, ऊर्जा मुक्त होगी, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तब भी क्या होगा, और ज्यादा पाइरुवेट टूटेगा, और उससे भी क्या बनेगी, ऊर्जा बनेगी। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति और उपस्थिति में क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। और मुख्य रूप से इंसानों में या मनुष्यों में क्या होता है, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, यहाँ पर श्वसन होता है। मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं, सॉरी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या यहाँ पर होगा, आपका ऊर्जा बनेगी, ठीक है, ऊर्जा बनेगी। तो मुख्य रूप से जो ऊर्जा बनेगी उसके लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए। और ऑक्सीजन मुख्य रूप से कहां पर पाई जा रही है, ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में पाई जा रही है। और वायुमंडल में कितनी होती है ऑक्सीजन, ठीक है, मुख्य रूप से अगर अपन बात करें तो ऑक्सीजन होती है कितनी, 21%, 21%, और नाइट्रोजन कितना होता है, 78.09%, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, अब उसके लिए क्या है, ये जो ऑक्सीजन हमें चाहिए वो वायुमंडल में नाइट्रोजन के साथ मिक्स है, ऑक्सीजन भी है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन भी है, ठीक है। पॉइंट अगर देखें तो 0.03% के अप्रॉक्स क्या है हमारी, कार्बन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है ये चीज, ठीक है। तो मुख्य रूप से अगर हमें देखें तो हमें चाहिए क्या, ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन को हम प्राप्त करते हैं कुछ अंगों की सहायता से, और उसके अंतर्गत जो हमारे अंग आते हैं उन अंगों के समूह को हम क्या बोल देते हैं, श्वसन तंत्र बोल देते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बोल देते हैं। तो आज हमें देखना क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक। मुख्य रूप से श्वसन क्या है, श्वसन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, जहां पर ऑक्सीजन होता है उसकी उपस्थिति में क्या करना है, जो हमारे शरीर में क्या है, भोज्य पदार्थ है, उससे ऊर्जा बनानी। और उसके अलावा कुछ बाय प्रोडक्ट भी मिलते हैं, वो हमारे क्या हो गए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O के रूप में, ठीक है। तो हमें मुख्य रूप से चाहिए क्या, शरीर को चाहिए ऊर्जा, और उस ऊर्जा को बनाने के लिए, ठीक है, उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम ग्लूकोज को क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे, ठीक है, ग्लूकोज का क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे। और इस ऑक्सीकरण की मदद से ही क्या होगा, हमारी ऊर्जा बनेगी, ठीक है। तो मुख्य रूप से आज हम देखने वाले हैं क्या, वो अंग, ठीक है, मानव शारीरिक तंत्र के वो अंग जो मुख्य रूप से क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और ऑक्सीजन को हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं, ठीक। तो इसमें अगर अपन देखें तो जो ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए, ठीक, मुख्य रूप से जो हमारे श्वसन तंत्र में अंग आते हैं, अगर उन अंगों में बात करें तो सबसे जो मुख्य भूमिका है वो मुख्य भूमिका किसकी है, ठीक, हमारे फुफ्फुस की या फेफड़ों की, या जिसे हम क्या बोल देते हैं, लंग्स बोल देते हैं। मुख्य रूप से अगर हम किसकी बात करें, मनुष्य की बात करें तो दो जोड़ी क्या पाए जाते हैं, स्पंजी गुलाबी कलर के, ठीक है, मुख्य रूप से इसमें ही गुलाबी कलर के दिख रहे हैं, गुलाबी कलर के क्या पाए जाते हैं, आपके फुफ्फुस पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं, या जिसे हम लंग्स बोलते हैं। और मुख्य रूप से इसे बांट दिया गया है लेफ्ट लंग और राइट लंग, ठीक है, मुख्य रूप से बायां और दाएं फुफ्फुस, ठीक है, फुफ्फुस भी बोला जाता है और फेफड़े भी बोले जाते हैं, ठीक है। अब जो श्वसन की प्रक्रिया है, ठीक है, तो ये जो फेफड़ों में श्वसन होता है उसे मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो इसे बोला जाता है बाह्य श्वसन के रूप में देखा जाता है। तो जो श्वसन होता है, श्वसन का मतलब क्या है, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचेगी, और जब कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचेगी तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बनेगा, वहां पर ऊर्जा बनेगी, ऊर्जा मुक्त होगी, ठीक है। तो अब ये प्रक्रिया क्या है, उन कोशिकाओं तक पहुंचने में जो श्वसन हो रहा है उस प्रक्रिया को हम देखें तो 3 चरणों में उसे बांटा जाता है, ठीक है। जो हमारा श्वसन तंत्र होता है उसे 3 चरणों में बांटा जाता है, इसकी 3 प्रक्रिया है। इसमें जो पहला होता है वो क्या होता है, बाह्य श्वसन होता है, ठीक है। पहला होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन।
एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि वायुमंडल से वायु हमारे कहां पर आ रही है, हमारे फेफड़ों में आ रही है, हमारे लंग्स में आ रही है। ठीक है, तो ये जो लंग्स में हमारी क्या आई, वायु आई, और यहां से जो क्या है, इससे ऑक्सीजन हमने प्राप्त की। उसके अलावा ये जो वायु है वो वापस एटमॉस्फेयर में गई, वातावरण में गई। ठीक है, तो उसे मुख्य रूप से हमने क्या बोला है, बाह्य श्वसन बोला है। तो फेफड़ों में जो बाहर से वातावरण से वायु फेफड़ों में आती है और फेफड़ों से वापस क्या वातावरण में वायु जाती है, ये आपकी मुख्य रूप से क्या कहलाता है, ठीक, बाह्य श्वसन कहलाता है। ठीक है, और उसके अलावा हम देखें अब उसके बाद क्या होगा, फेफड़ों तक हमारी वायु पहुंच गई और ऑक्सीजन पहुंच गई। अब ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो कोशिकाओं तक कैसे पहुंचेगी, तो कोशिकाओं तक उसे ले जाने का काम कौन करता है, रुधिर करता है, रक्त करता है। ठीक है, तो जो रक्त हमारा क्या करेगा, उसे कोशिकाओं तक ले जाएगा। लंग्स से, जो लंग्स की कोशिकाएं हैं, हमारे फेफड़ों की कोशिकाएं, उनसे शरीर के अन्य सभी भागों में ले जाने का काम करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, परिवहन। ठीक है, तो जो दूसरा भाग होता है वो क्या होता है, वो गैसें जो हमें चाहिए हैं, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकालना है, तो उसका परिवहन होगा। ठीक है, और वो भी किसके माध्यम से होगा, मुख्य रूप से रुधिर के माध्यम से होगा, रक्त के माध्यम से होगा। ठीक है, तो जो दूसरी प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, गैसों का परिवहन। और उसके बाद जब ये रुधिर के माध्यम से जब कहां पर सभी भागों में पहुंच जाएगा, तो कोशिकाओं के अंदर दोबारा क्या होगा, ठीक है, रुधिर द्वारा उस ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन कोशिकाओं के अंदर जाती है और कोशिका यहां पर क्या रह रही है, ऑक्सीजन को प्राप्त कर रही है। तो जब इसे कोशिका प्राप्त कर रही है तो उस वक्त उसे क्या बोला जाता है, आंतरिक श्वसन बोला जाता है। ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन बोला जाता है। ठीक है, तो इंटरनल रेस्पिरेशन को कई बार क्या बोला जाता है, कोशिकीय श्वसन भी बोला जाता है, क्योंकि कोशिका द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त की जाती है। जबकि जो आपका बाह्य श्वसन होता है, बाह्य श्वसन को कई बार फुफ्फुसीय श्वसन भी बोला जाता है, क्योंकि लंग्स के द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है। तो तीन प्रक्रिया मुख्य रूप से हमें देखनी है, एक बाह्य श्वसन, एक गैसों का परिवहन, और तीसरा आंतरिक श्वसन या जिसे कोशिकीय श्वसन। तो कई बार ये सवाल ऐसे बेसिक बन सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में भी, ठीक है, कि कोशिकीय श्वसन इनमें से किस में होता है, बाह्य श्वसन गैसों के परिवहन के रूप में या फिर आंतरिक श्वसन के रूप में। ठीक है, तो मुख्य रूप से अपन सबसे पहले बात करेंगे बाह्य श्वसन की। तो बाह्य श्वसन का मतलब क्या है, वातावरण से, ठीक है, जो हमारे आसपास एटमॉस्फेयर है, उससे ऑक्सीजन का कहां पर पहुंचना, लंग्स के अंदर पहुंचना, उस वायु का लंग्स में पहुंचना, फेफड़ों में पहुंचना, तो उसे क्या बोला जाता है, बाह्य श्वसन। और इसमें मुख्य रूप से क्या हो रहा है, देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, शरीर व वातावरण। ठीक है, शरीर के अंदर हमारे जो लंग्स है वहां तक क्या करना, उनके मध्य में O2 और CO2 का क्या करना, आदान प्रदान। वायु के माध्यम से हम अगर जब इनहेल कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन अंदर प्राप्त कर रहे हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं। और ठीक है, तो ये शरीर और वातावरण के बीच में जो है वायु का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है उसे क्या बोल दिया जाता है, बाह्य श्वसन बोल दिया जाता है। क्योंकि ये किसमें संपन्न होता है मुख्य रूप से, तो ये फुफ्फुस में या फेफड़ों में। ठीक है, फुफ्फुस ही एक वर्ड यूज किया जाता है, मतलब हमारे फेफड़ों की बात हो रही है, फेफड़ों में संपन्न होता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, फुफ्फुसीय श्वसन भी कहा जाता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से ये आपके क्या कहलाते हैं, मेनली पल्मोनरी। ठीक है, मुख्य रूप से यहाँ पर एक जो वर्ड है वो थोड़ा सा याद रखना है, क्या, जो हमारे लंग्स होते हैं उनके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है, एक साइंटिफिक नेम, वो पल्मोनरी। तो यहाँ पर पल्मोनरी में ये पल्मोन का मतलब किससे है, हमारे लंग्स से है। ठीक है, तो मुख्य रूप से इसे क्या बोला जाता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, इतनी कहानी होती है बाह्य श्वसन। अब जो हमारा बाह्य श्वसन होता है, ठीक है, वो दो भाग में होता है। ठीक, वो मुख्य रूप से दो भाग कौन से हैं, तो हम पहले देखते हैं बाह्य श्वसन में। तो बाह्य श्वसन में सबसे पहले होता है श्वासोच्छ्वास। ठीक है, श्वासोच्छ्वास। ठीक है, मुख्य रूप से मतलब ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ब्रीदिंग का मतलब यहाँ पर क्या है कि हम वायु को अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर दो प्रक्रिया होती है, एक होती है क्या आपकी इंस्पिरेशन और दूसरी होती है एक्सपिरेशन। ठीक है, क्या मतलब है इसका, यहाँ पर अगर अपन बात करें तो इंस्पिरेशन का मतलब क्या है, श्वास को ग्रहण करना, सांस लेना। ठीक है, श्वासोच्छ्वास जिसे ब्रीदिंग बोला गया है, तो पहला इसे बोला जाता है क्या, निःश्वसन। ठीक है, मुख्य रूप से क्या बोला जाता है, निःश्वसन बोला जाता है। निःश्वसन का मतलब क्या है, सांस को अंदर की ओर लेना। ठीक है, इनहेल करना, मुख्य रूप से इसे इनहेल करना, वायु को अंदर लेना, क्योंकि हमें सबसे पहले चाहिए क्या, ऑक्सीजन, ताकि ऑक्सीजन अंदर पहुंचेगी, क्या होगा फिर, जब क्या होगा, वापस से ऊर्जा मुक्त होगी, तो ऊर्जा जब बनेगी तो उस टाइम पे CO2 बनेगा, तो फिर हम CO2 को बाहर भी निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एयर को एंटर करा रहे हैं किसके अंदर, एटमॉस्फेयर से, किसमें, लंग्स में, हमारे फेफड़ों में। तो उसे क्या बोला जाता है, इंस्पिरेशन बोला जाता है, या फिर हिंदी में उसे बोलते हैं अपन निःश्वसन। ठीक है, उसके बाद अगर अपन देखें तो दूसरा होता है क्या, उच्छ्वास या एक्सपिरेशन। मतलब हम जो वायु श्वास के माध्यम से छोड़ रहे हैं, जब हम सांस छोड़ रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं,
ठीक है। तो सांस छोड़ने को जिसमें हम CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसे मुख्य रूप से क्या बोल दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पर एक्सपीरेशन या उच्छ्वास। बहुत ज्यादा बेसिक जानकारी, ठीक है, इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं है। इंस्पिरेशन या एक्सपीरेशन मेंस में भी इससे कई बार जो है वो सवाल बन जाते हैं प्रक्रियाओं के रूप में। यहाँ पर हमें इतना पता है कि जो इंस्पिरेशन क्या होता है, यहाँ पर मुख्य रूप से निःश्वसन क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो उसे निःश्वसन बोलते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, ठीक, उच्छ्वास के रूप में देखा जाता है। और उन दोनों को एक साथ मिलाकर क्या बोल दिया जाता है, श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग बोला जाता है, सांस लेना और सांस छोड़ना। तो सांस लेना और सांस छोड़ने में होता क्या है, तो मुख्य रूप से हमारे सांस लेने का तरीका क्या है, हम नासिका के माध्यम से, हमारी नाक के माध्यम से हम क्या करते हैं, सांस को लेते हैं, जिसे नेसल पैसेज बोला जाता है, और नाक के माध्यम से हमारे लंग्स में क्या पहुंचते हैं, इसमें एक नली जुड़ी हुई है जिसे श्वास नली के रूप में देखा जाता है, और हमारे लंग्स में क्या पहुंच जाती है, वायु पहुंच जाती है, ठीक है। तो और उसी के माध्यम से वापस से वायु बाहर भी आती है, ठीक। तो ये जो वायु अंदर और बाहर जा रही है उसे मुख्य रूप से हमने क्या बोल दिया, ब्रीदिंग बोल दिया, श्वासोच्छ्वास कह दिया, ठीक। अब वो जो लंग्स में वायु पहुंची, तो अब हमें मुख्य रूप से क्या देखना है, वहां पर ऑक्सीजन को ग्रहण करना और वहीं पर CO2 को छोड़ना है, ठीक। तो सबसे पहले अपन ब्रीदिंग की, और यहाँ पर देखेंगे क्या, यहाँ पर बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ, विनिमय, ठीक है, ये गलत है, विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब क्या होगा, जब लंग्स में पहुंच जाएंगी हमारी वायु, तो अब वहां पर एक्सचेंज होगा, ठीक है। एक्सचेंज किसका, कि भैया एक्सचेंज मतलब क्या, O2 ले लिया और CO2 छोड़ दिया, ठीक है। जो दूसरा वर्ड इसी में आता है वो दो चरण कौन से, तो दूसरा है आपका गैसों का विनिमय मुख्य रूप से आता है। तो ये किस प्रकार से होता है उसको अपन थोड़ा सा देखते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे अंग हैं जिनकी सहायता से हम ये कर पाते हैं। तो मुख्य रूप से अपन सबसे पहले बात करेंगे किसकी, हमारे उन अंगों की, उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपन अंग देखेंगे कि मुख्य रूप से क्या होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर देखते हैं, तो जो सबसे मुख्य भूमिका होती है वो किस अंग की होती है, हमारे बाह्य अंग की, जिसे हम नोज बोलते हैं या नाक के रूप में देखते हैं। और ये जो नाक है इससे क्या होती है, आपकी एक पैसेज बना होता है, यहाँ पर एक प्रकार से ट्यूब लाइन ही कह सकते हो, पैसेज जुड़ा होता है जिसके माध्यम से हम वायु अंदर की ओर खींचते हैं, ठीक है। ये जो नेसल पैसेज होता है, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, हमारे बाल भी होते हैं, जो बाल फिल्टर की तरह काम करते हैं, मतलब अगर उस वायु में धूल वगैरह है तो उसे रोक देंगे। और साथ में यहीं पर क्या पाई जाती है, यहाँ पर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है, म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं। तो जो रोक रहे हैं तो वो क्या हो जाते हैं, जो धूल है वो उसी में चिपक जाती है। तो दो चीजें हमें नाक में दिखाई देती है। उसके बाद अब ये नेसल पैसेज के माध्यम से वापस से हम क्या होता है, ये आगे वायु हमारी बढ़ती है। और जब वायु हमारी आगे बढ़ती है तो यहाँ पर क्या होता है, एक कॉमन एरिया होता है हमारे मुख के बीच में। हमने देखा था कल डाइजेशन के समय बात की थी कि हमने क्या देखा था, मुख और जो नाक है उसका एक हिस्सा एक जगह पर जुड़ा होता है, और मुख्य रूप से उसे हम क्या बोल देते हैं, ग्रसनी बोल देते हैं, फेरिंग्स बोल देते हैं। ये चीजें हमने कल देखी थी। और अब यहां से ग्रसनी से कहानी ऐसी होती है कि ये जो ग्रसनी वाला भाग है इससे दो अलग अलग पाइपलाइन जुड़ी होती है। जो हम मुख से कुछ भी खाना निगलते हैं तो वो हमारी एक पाइपलाइन में जाता है, जिसे हमने फूड पाइप बोला या एसोफेगस बोला, ग्रास नली बोला। और जो दूसरा पाइप होता है वो हमारे लंग्स की ओर जाता है, जिससे हमारी वायु जाती है, ठीक है, जो हमने सांस ली है वो जाती है। और ये जो लाइन है वो कहां से शुरू होती है, आपकी लैरिंग्स से शुरू होती है, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, कंठ द्वार भी कहा जाता है, ठीक है, कंठ द्वार के रूप में कहा जाता है, लैरिंग्स या कंठ द्वार। और इस कंठ द्वार के दरवाजे पर, इस कंठ द्वार का जो एंट्रेंस होता है, उस एंट्रेंस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, आपका इस एंट्रेंस में एक प्रकार का दरवाजा होता है, ठीक। इस एंट्रेंस में क्या होगा, एक प्रकार का दरवाजा होता है, ठीक है। जब भी हम क्या करते हैं, मुख से कुछ निगल रहे होते हैं, ठीक है, मुंह से कुछ भी खाते हैं और उसे अंदर की ओर निगलते हैं, तो ये दरवाजा क्या कर देता है, जो हमारे लंग्स में नली जा रही है उसको बंद कर देता है, ताकि किसी भी प्रकार से जो खाना है और जो पानी है वो उसके अंदर ना जा पाए, ठीक, सिर्फ और सिर्फ वायु अंदर जा पाए। तो ये जो एक प्रकार का द्वार होता है उसे मुख्य रूप से क्या बोल दिया जाता है, इसे एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस, ठीक है। इसका जो नाम है वो मेनली इंग्लिश में ज्यादा चलता है, ठीक है। तो इसे एपिग्लोटिस के रूप में एक प्रकार का दरवाजा है जो क्या करता है, हमारा जो श्वास नली है उसमें किसी भी प्रकार से क्या करेगा, किसी भी प्रकार से जो आपके जल और भोजन है उसको जाने से रोकता है। और अगर किसी भी प्रकार से यहाँ पर एंटर होने की कोशिश करता है तो बाहर की ओर धक्का भी दे देता है। जैसे हम खाना खाते समय कभी बात करने लगते हैं और क्या होता है, हमें अचानक से बाहर की ओर धक्का लगता है, ठसका लगता है, तो जो ठसका होता है वो इसी एपिग्लोटिस द्वारा लगाया जाता है। क्योंकि अगर ये खाना या जल अंदर की ओर चला जाता है तो ऐसे में हमारे जो क्या होंगे, लंग्स की जो नली है वो ब्लॉक हो जाएगी, और ब्लॉक होने की वजह से हम सांस नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो एक ऐसी स्थिति में क्या करता है, वो उसे बाहर की ओर धक्का दे देता है, ठीक। और इसीलिए हम क्या देखते हैं कि यहां से क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे वायु का, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वायु एंटर हो पाती। अब जो हम यहाँ पर देखते हैं तो लैरिंग्स के बाद कहानी शुरू होती है किसकी, हमारे श्वास नली की, ठीक, श्वास नली की, जिसे मुख्य रूप से क्या बोला जाता है, ट्रैकिया भी बोला जाता है।
ठीक है। श्वास नली होती है जिसके माध्यम से हमारी वायु आगे जाती है, और जैसे कई बार जो वर्ड है वो क्या चलता है, ट्रैकिया भी चलता है। ये वर्ड जो है वो देवनागरी लिपि में भी आ सकता है आपको, ठीक है, क्योंकि कई बार श्वास नली आपको वर्ड नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, ट्रैकिया वर्ड मिलेगा। तो ये जो ट्रैकिया वर्ड है वो भी हमें याद रखना जरूरी है। बायोलॉजी में कई ऐसे शब्द हैं जो हम ये देखते हैं कि ज्यादातर जो है वो इंग्लिश में यूज हुए, और वो जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो क्या किए जाते हैं, मैक्सिमम आप देखोगे जो एक ट्रेंड रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम का, उसमें एक ट्रेंड ये भी रहा है कि जो क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम टाइम पर वो किस में बनते हैं, इंग्लिश में बनते हैं, और फिर उसे बाद में ट्रांसलेट कर दिया जाता है। तो जो एक समस्या हमेशा बनी रहती है वो ये बनी रहती है कि हिंदी वाले व्यक्ति को इंग्लिश के वर्ड्स भी याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और दूसरा एक कारण ये भी होता है कि कई बार क्या होते हैं, ये जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं वो भी कई आसान होते हैं हिंदी की अपेक्षा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, अगर आप इंग्लिश में भी याद रख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर आप ट्रैकिया वर्ड देवनागरी लिपि में मेंस में भी यूज कर रहे हो तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वो वर्ड ही इस प्रकार से बने हुए। तो ट्रैकिया क्या है, जिसे श्वास नली है जिसके माध्यम से श्वास अंदर की ओर जा रहे हैं। और यहाँ से लैरिंग्स के बाद जो कहानी है वो किससे शुरू होती है, तो जो हमारी श्वास नली होती है, ये जो श्वास नली बनी होती है वो किसकी बनी होती है, उपास्थि की बनी होती है, ठीक है, कार्टिलेज की बनी होती है, उपास्थि की बनी होती है, मतलब एक हार्ड होती है। और ये वो नली है कि मतलब यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये जो नली है इससे जब वायु जाएगी और अगर वायु निकल गई तो ऐसा नहीं है कि ये चिपक जाए, अगर ये चिपक गई तो ऐसा हो सकता है कि वायु अंदर और बाहर ना जा पाए। इसीलिए इसको किससे बनाया जाता है, कार्टिलेज से बनाया जाता है। मुख्य रूप से ये कार्टिलेज की बनी होती है, उपास्थि की बनी होती है, ठीक है, अस्थि और उपास्थि, ठीक। मुख्य रूप से एक ऐसी जगह जैसे हमारे जो कान, हम कितना भी उसे मोड़े, ठीक है, वापस से वो उसी प्रकार से हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार के दबाव को झेलने के लिए क्या बनाया गया, इसको उपास्थि से बनाया गया। अब ये जो श्वास है वो आपकी अंदर की ओर गई, जो वायु है वो अंदर की ओर गई, और वायु अंदर जाने के बाद दो भागों में यहाँ पर बट जाती है, ठीक है। और ये जो दो भागों में बढ़ती है उसे मुख्य रूप से क्या बोला जाता है, ब्रोंकस बोला जाता है या श्वसनी बोला जाता है, ठीक है। श्वास नली है, किसमें बट गई, दो ब्रांच में बट गई, जैसे हमारी पेड़ की शाखाएं होती है उसी पेड़ के शाखाओं की तरह वो बढ़ती जाती है। पेड़ की दो शाखाएं, फिर वो शाखाएं और ज्यादा बढ़ जाती, तो इसी प्रकार का आपको क्या दिखाई देते हैं, शाखाएं दिखाई देती किसके अंदर, लंग्स के अंदर। तो ये क्या होते हैं, पहले बढ़ते हैं श्वसनी दो भागों में, और ये दो भागों में कहां पर जाते हैं, हमारे दो लंग्स में जाते हैं, दो फेफड़ों में, हमारे दो फेफड़े हैं, ठीक है। और उन दो फेफड़ों में क्या होता है, ये हमारी ब्रांच बटी होती है, जिसे मुख्य रूप से क्या बोला जाता है, ब्रोंकस या श्वसनी बोला जाता है, ठीक है, ब्रोंकस व श्वसनी बोला जाता है। और ये आगे चलकर और ज्यादा ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, और ज्यादा ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, और जिसे क्या बोला जाता है, ब्रोंकियोल्स बोला जाता है, या हिंदी में उसे हम क्या बोलते हैं, श्वसनिका बोलते हैं, ठीक है, श्वसनिका बोला जाता है, ठीक है, श्वसनी, श्वसनिका, ठीक। और श्वास नली, श्वास नली, फिर क्या बटी, श्वसनी, और फिर श्वसनिका, ठीक है, ब्रांच की जड़, ठीक है, ब्रांच जो है वो और ज्यादा, शाखा और फिर शाखाएं, ठीक है, उस प्रकार से हम इसे देखते हैं। और ये जो शाखाएं हैं वो अंतिम रूप से क्या होती हैं, तो ये अंतिम रूप से अगर हम देखें तो अंतिम रूप से ये एक जगह पर क्या होती हैं, खत्म होती हैं, ठीक है। और मुख्य रूप से जहां पर खत्म होती हैं ये एक गुब्बारे जैसी संरचना होती है जिसके अंदर हमारी वायु भर जाती है, और ये जो है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये नाम जो है वो मेनली हमें याद नहीं रहता है, ठीक है, और मेनली यहीं से जो है सवाल बनने की संभावनाएं हो जाएंगी। और उसे मुख्य रूप से क्या बोला जाता है, एल्वियोली बोला जाता है, या हिंदी में अपन उसे बोले तो क्या बोलते हैं, कूपिका बोला जाता है, कूपिका या वायुकोश, कूपिका या वायुकोश, एल्वियोली या एयर सैक। एयर सैक मतलब एक थैली जहां पर क्या हो रहा है, वो हवा जो है वो भर रही है या भरा रही है, ठीक है। तो मुख्य रूप से आपका क्या होता है, कूपिका होता है जहां पर अंतिम रूप से आपकी वायु पहुंचती, ठीक है। तो जब हम सांस लेते हैं तो सांस के दौरान हमारे फेफड़े जो होते हैं उसका आयतन बढ़ जाता है, वो फैल जाता है, और जो फैल जाता है तो उसके अंदर ये जो आपके क्या है, ये जो कूपिका है, गुब्बारे जैसी संरचना है, ये फूल जाती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या भर जाती है, वायु भर जाती है। अब यहीं पर अपन कहानी देखते हैं क्या, तो यहां तक जो अपनी वायु पहुंची इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग का मतलब क्या है, वातावरण से जो वायु है वो अंतिम रूप से कहां पर पहुंची, एल्वियोली में पहुंची, ठीक है। और इसी को क्या बोल दिया जाता है, मुख्य रूप से आपका ब्रीदिंग बोला जाता है, श्वासोच्छ्वास कहा जाता है, ठीक है। और अब इसके बाद जो कहानी है, बाह्य श्वसन में पहला क्या है, श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, वातावरण से एल्वियोली तक क्या कर रहे हैं, वायु को पहुंचा रहे हैं। और अब कहानी पहुंचती किसकी, गैसों के विनिमय की, ठीक है, गैसों के विनिमय की। गैसों के विनिमय कहां पर होता है, इसी जगह पर होता है जहां पर हमारी क्या होती है, एल्वियोली होती है, ठीक है। ये जो आपकी एल्वियोली है मुख्य रूप से क्या होता है, इनके ऊपर क्या होते हैं, आपके यहाँ पर एक प्रकार के जो रक्त वाहिकाएं, वो रक्त वाहिकाएं इनके ऊपर बिल्कुल जाल की तरह चिपकी होती, ठीक है। और उन रक्त वाहिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है
और जो इसके साथ इसने कार्बन डाइऑक्साइड को लाया था वो छोड़ देता है। ठीक है, तो एल्वियोली में ही क्या होता है, आपका गैसों का विनिमय होता है। ठीक है, कहां पर होता है, फेफड़ों में अगर बात करें या बाह्य श्वसन के दौरान अगर फेफड़ों में ऐसा कौन सा अंग है जहां पर गैसों का विनिमय होता है, तो वो कहां पर होता है, एल्वियोली या कुपिका में होता है, या जिसे वायु कोश बोलते हैं। यहां पर गैसों का विनिमय होता है। गैसों का विनिमय में यहां पर क्या, ऑक्सीजन को प्राप्त करना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देना। ठीक है, तो एल्वियोली या कुपिका या वायु कोश में क्या होगा, आपका गैसों का विनिमय होगा, जहां पर ऑक्सीजन ले ली जाएगी किसके माध्यम से, तो यहां पर क्या है, आपके इसके ऊपर रक्त का जाल है, रक्त का जाल चिपका हुआ है कुपिकाओं के ऊपर, और ये क्या करता है, इसके अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। एक ऐसा पदार्थ जो टेम्परेरी बना हुआ है, छोटे टाइम के लिए बना हुआ है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और क्या करता है, इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, तो उसे आसानी से वो छोड़ देता है। तो प्लाज्मा और रुधिर के माध्यम से थोड़ा बहुत ही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो मेनली ऑक्सीजन प्राप्त इस प्रकार से करता है। और अब जब ये गैसों का विनिमय होता है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, वापस से जो हमारी वायु में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई है और ऑक्सीजन हमने ले ली, तो वापस से हम श्वास क्या करेंगे, बाहर की ओर छोड़ देंगे। ठीक, तो वापस से छोड़ दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकल गया और फिर इसी प्रकार हम श्वास लेते रहते हैं। ठीक, तो मुख्य रूप से अपन अगर यहाँ पर देखें तो वयस्कों में हम अगर 1 मिनट की बात करें तो पर मिनट हम लगभग 15 बार सांस लेते हैं। ठीक है, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, मतलब एक ब्रीदिंग जो कंप्लीट होती है वो लगभग 1 मिनट में 15 बार हमारी ब्रीदिंग होती है। और अगर बच्चों की बात करें तो वो लगभग 44 बार तक पहुंच जाती है। ठीक है, 44 टाइम्स तक पहुंच जाती है। तो ये हमारी कहानी है किसकी, बाह्य श्वसन की। हमने क्या देखा, बाह्य श्वसन में मुख्य रूप से क्या होते हैं, आपके लंग्स की भूमिका होती है। ठीक है, इन लंग्स की अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक, तो इन लंग्स में मुख्य रूप से जो सबसे इंपॉर्टेंट अंग है वो उसके अंदर क्या है, गुब्बारे जैसी संरचना, जिसे हमने क्या बोला है, कुपिका बोला है, एल्वियोली बोला है, वायु कोश के रूप में देखा है, वायु कोश के रूप में देखा है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो हमें प्री के हिसाब से याद भी रहेंगी। नेसल पैसेज है, हर रोज सांस ले रहे हैं, वो एक नली के माध्यम से अंदर जा रहा है। पहले जो नली है उसको हमने बोला है क्या, श्वास नली। ये जो श्वास नली है उसके शुरू होने के पहले में क्या होता है, आपका कंठ द्वार होता है, जिसे हमने लैरिंग्स बोला है। ठीक है, लैरिंग्स बोला है। इस कंठ द्वार में अपन देखें तो एक इसमें दरवाजा लगा होता है जो भोज्य पदार्थ और पानी को आने से रोकता है, उसे हमने क्या बोला, एपिग्लॉटिस। ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखना है, एपिग्लॉटिस, जो भोज्य पदार्थ और जल को इस नली में आने से रोकता है। ठीक है, मुख्य रूप से फिर आगे क्या चलती है, आपकी श्वास नली चलती है। ये श्वास नली किसमें बढ़ जाती है, श्वसनी में बढ़ जाती है, ब्रोंकस में बढ़ जाती है, और फिर और ज्यादा शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसे हमने क्या बोला, श्वसनिका बोला है, ब्रोंकियोल्स बोला है। ठीक है, अब ये ब्रोंकियोल्स जो बढ़ती है तो लास्ट में अंतिम रूप से, जैसे पेड़ों में शाखाओं में अंतिम रूप से क्या पाए जाते हैं, पत्ते पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अंतिम रूप से क्या पाया जाता है, आपकी एल्वियोली पाई जाती है, एक गुब्बारे जैसी संरचनाएं। और ये जो गुब्बारे जैसी संरचनाएं हैं, इनके ऊपर क्या होता है, रक्त का जाल होता है। तो जब वायु अंदर की ओर आती है, हमारे द्वारा सांस ली जाती है, तो ऑक्सीजन को क्या करता है, ये रक्त का जाल के अंदर जो रुधिर है उसके अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। ठीक है, तो गैसों का विनिमय मुख्य रूप से कहां पर होता है, एल्वियोली में होता है, कुपिका में होता है या वायु कोश में होता है। ठीक है, तो इतनी सी कहानी, बहुत ज्यादा छोटा सा पार्ट है ये। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें हमें थोड़ी सी देखनी है कि मुख्य रूप से ये जो प्रक्रिया है वो आगे किस प्रकार चलती है। तो जो बाह्य श्वसन है उसमें हम क्या देखते हैं, मुख्य रूप से हमने क्या देखा, बाह्य श्वसन में क्या होगा, हमने जो श्वास ली है, जो वायुमंडल से श्वास ली है, अगर उस वायुमंडल से श्वास ली है तो हमने क्या लिया है, नाइट्रोजन 78%, 78.9, ऑक्सीजन कितना 21% और कार्बन कितना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म 0.003%, जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल। हालांकि आज के टाइम पर औद्योगिकरण में थोड़ा सा कैसा हो गया, 0.04% तक भी बढ़ गया, लेकिन फिर भी क्या, देखो इतना बड़ा, सिर्फ 0.00, ठीक है, 1% ही बढ़ा। और सोचो आज के टाइम पर किस प्रकार से हम इसका जो जलवायु परिवर्तन देखते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, उस श्वास को, जब ये तो श्वास हमने क्या की, इनहेल की। ठीक है, इनहेल की मतलब अंदर की ओर सांस ली। ठीक है, और अब उसके बाद क्या करेंगे, उसे एक्सहेल करेंगे, मतलब बाहर की ओर छोड़ेंगे। ठीक है, तो पूरा का पूरा नाइट्रोजन वापस उसी की तरह निकल जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन की हमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि पूरा पूरा ऑक्सीजन लिया जाता है, लगभग 4 से 5% ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। तो जब हम एक्सहेल करते हैं, बाहर की ओर श्वास छोड़ते हैं, तो जो श्वास में वापस से कितने प्रतिशत, लगभग 16 से 17% आपका क्या बचता है, वहां पर ऑक्सीजन बचता है। तो मतलब लगभग 4 से 5% हमने क्या कर लिया है,
ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया है इससे, ठीक है। और फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो लगभग 3.6% से लेकर लगभग 4% तक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर वातावरण में जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर अब जो कहानी है वो क्या है, आपकी ब्रीदिंग में, श्वासोच्छ्वास में क्या है कि कितनी सांस हमने ली, उसमें कितना कंटेंट हमने लिया और कितना छोड़ा। तो नाइट्रोजन पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही निकल जाता है। ऑक्सीजन कितना हमने 21% लिया था, लेकिन छोड़ा कितना 17% और इसी प्रकार हमने क्या कार्बन जो लिया था वो कितना लिया था 0.004% या 3%। अभी भी अगर अपन देखें तो बेसिक जो पढ़ते हैं वो क्या मिलता है 0.003%, और जब हम उसे छोड़ते हैं तो लगभग कितना छोड़ते हैं 3.6 to 4% तक कार्बन डाइऑक्साइड हमारे द्वारा छोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये आपकी ब्रीदिंग की कहानी हो गई, ठीक है। अब अपन क्या देखते हैं, तो जो दूसरा पार्ट आता है वो क्या आता है, जो हमारा गैसों का परिवहन। और गैसों का परिवहन किसके माध्यम से होता है, रक्त के माध्यम से होता है। जो दूसरी कहानी है वो क्या आपके, ठीक, इसके प्रवाह की बात कर रहे हैं। मुख्य रूप से रुधिर के माध्यम से हम क्या करते हैं, गैसों का परिवहन यहाँ पर करते हैं, ठीक। रुधिर के माध्यम से गैसों का परिवहन करते हैं, ठीक। अभी हमने इसकी चर्चा कर ली। रेस्पिरेटरी रेट क्या है, एडल्ट्स में क्या होता है 15 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। और अगर बच्चों में बात करें तो कितना होता है 44 टाइम्स, ठीक है, 44 टाइम्स। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, गैसों के विनिमय की बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होगा O2 और CO2 का एल्वियोली और लंग्स के बीच में, ठीक है, बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, ठीक है। एल्वियोली जो लंग्स में पाया जा रहा है उसमें लंग्स और ब्लड के बीच में क्या हो जाता है आपका, ठीक है, गैसों का विनिमय होता है। और फेफड़ों के एल्वियोली क्यूपिका में O2 और CO2 का आदान प्रदान हो जाता है। चलो वही बात लिखी हुई है, ठीक। अपन ने नेक्स्ट जो बात की है वो क्या है आपके, यहाँ पर लंग्स की बात कर रहे थे, ठीक है। तो हमारे पास एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये गुलाबी और शंक्वाकार होते हैं, ठीक। अब दूसरी बात इसमें कहानी क्या जाती है, ठीक, तो इसके ऊपर एक क्या होता है, पतला आवरण होता है जो इसकी सुरक्षा प्रदान करता है। उस जो पतला आवरण है उसके लिए पहली बार जो वर्ड बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, क्योंकि पल्मोनरी हमने वर्ड बोला है, ठीक है। तो यहीं पर जो बात आती है, जो मेम्ब्रेन होती है, जो पतला आवरण होता है वो क्या कहलाता है, प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लूरल मेम्ब्रेन नाम की पतला आवरण होता है। और इस आवरण के बाद जब ये आवरण बन जाता है, ठीक है, तो इसका जो अन्य नाम हो जाता है वो क्या हो जाता है, इसे क्या नाम बोला जाता है, पेराइटल प्लूरा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, पेराइटल प्लूरा के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आवरण है ये क्या करता है, लंग्स को, हमारे फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है। बाह्य सुरक्षा की, जैसे कई बार चोट लग जाए, ठीक है, तो उससे क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि हम ये देखते हैं जो हमारे लंग होते हैं मुख्य रूप से कैसे होते हैं, शंक्वाकार, ठीक है, शंक्वाकार होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर एक तो ये क्या होते हैं, सुरक्षा आवरण होता है जिसे हमने क्या बोला, पेराइटल प्लूरा बोला। इसके अलावा हम देखते हैं इसको और सुरक्षा देने के लिए क्या होती है, इनके ऊपर बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं मुख्य रूप से पसलियां, ठीक है। और कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं, 12 जोड़ी, मतलब 24 पसलियां होती हैं। और आगे ये जो पसली जुड़ी होती है, आगे जो पसली जुड़ी होती है वहां पर जो हड्डी होती है उसको क्या बोला जाता है, स्टर्नम, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, स्टर्नम। आगे की जो पसलियां है, देखो 12 जोड़ी पसलियों की अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो मुख्य रूप से 12 जोड़ी पसलियों की अगर बात करें तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो 10 जोड़ी पसलियां है वो आगे स्टर्नम से जुड़ी होती है, जबकि जो 2 जोड़ी पसलियां है वो अलग होती, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो अपनी कहानी है वो ये है कि एक तो सुरक्षा आवरण हड्डियों के द्वारा होता है, लेकिन जो लंग्स के ऊपर परत होती है, ठीक है, उसे मुख्य रूप से जो एक प्रकार की थिन पतली मेम्ब्रेन होती है उसे प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है, पेराइटल प्लूरा, ठीक है। तो जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका क्या है, पेराइटल प्लूरा, जो एक प्रकार का क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन है, एक पतली झिल्ली, ठीक है। तो ये अपनी कहानी हो गई लंग्स की। अब उसके बाद हमने क्या देखा, रुधिर की कहानी देखी, रक्त की कहानी ये देखी, रक्त ने क्या किया, ठीक है, मुख्य रूप से यहाँ पर क्या किया, गैसों का परिवहन किया। ऑक्सीजन हम क्या कर रहे थे, वातावरण से प्राप्त कर रहे थे, जो कि हमें लंग्स से मिला, और उस ऑक्सीजन को हमने क्या किया है, वहां पर रक्त के पास दे दिया। और अब रक्त क्या करेगा, रुधिर क्या करेगा, जो ब्लड क्या करेगा, उसे सारे शरीर में ले जाने का काम करेगा, मतलब सारे शरीर की कोशिकाओं तक उसे पहुंचाएगा, ठीक है। तो रक्त का काम क्या है, मुख्य रूप से यहाँ पर गैसों का परिवहन। ऑक्सीजन को ले जाता है लंग्स से सारे शरीर में, सारी कोशिकाओं में, और कुल कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है और वापस लंग्स के बाद ला देता है, और इसे ही क्या बोल दिया जाता है, गैसों का परिवहन। तो इतनी सी कहानी है। उसमें हमने देखा कि उसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, एक प्रकार का अस्थायी यौगिक बनाता है, और वो अस्थायी यौगिक क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2, ठीक है। तो ये जो हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और अस्थायी यौगिक बनाता है, और ये अस्थायी यौगिक कब तक होता है, जब तक कि वो कोशिकाओं के पास नहीं पहुंचता। तो जैसे ही कोशिकाओं के पास पहुंचता है, अब यहाँ पर कोशिकीय श्वसन शुरू होता है, ठीक है। जो तीसरा श्वसन है, जो तीसरी प्रक्रिया है, तीसरा पार्ट है, वो क्या है हमारा मुख्य रूप से, ठीक। तो यहाँ पर एक जो दूसरी बात दी हुई है वो क्या दी हुई है कि जो हमारा CO2 का परिवहन है,
वो मुख्य रूप से कितना होता है, अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन में 10 से 20% ही होता है, ठीक है, 10 से 20% ही होता है। मतलब ऑल ओवर जो हमारी CO2 बनती है वेस्ट मटेरियल के रूप में, ठीक है, वेस्ट मटेरियल के रूप में, अवशिष्ट, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों के रूप में, वो तो अपशिष्ट पदार्थ में जो 10 से 20% होता है वो हमारे श्वास के माध्यम से निकलता है। बाकी क्या होता है, ये जो होता है बाइकार्बोनेट्स के रूप में हमारे यूरिया के माध्यम से बाहर निकल जाता है, ठीक है, जब हमारा ब्लड वगैरह साफ किया जाता है तो यूरिया के रूप में, यूरिन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। तो 70%, ठीक है, तो यहाँ पर कहानी क्या है, बाइकार्बोनेट्स के रूप में लगभग 70% क्या होता है शरीर से बाहर निकाला जाता है, यूरिन के रूप में या यूरिया के रूप में हम उसे बाहर निकाल देते हैं। बाकी अगर CO2 की बात करें, श्वास के माध्यम से कितना निकलता है, 10 से 20% ही निकलता है, और 6-7% किसमें, प्लाज्मा के माध्यम से निकलता है, ठीक है। हमारे मेनली अगर यहाँ पर देखें तो जो हमारा पसीना वगैरह है उसमें भी कुछ हमारा क्या निकलता है, ठीक है, CO2 निकलता है, तो वो भी एक क्या है, विषैला पदार्थ ही, ठीक है। तो ये कहानी होती है अपनी कार्बन डाइऑक्साइड की। तो गैसों का परिवहन इतना है। अब मुख्य जो हमारे लिए क्या है, जो श्वसन में हम पढ़ते हैं, श्वसन में जहां पर आपके जो क्वेश्चन है वो प्री में बन सकते हैं, वो बनते हैं किससे, आंतरिक श्वसन से, ठीक है। आंतरिक श्वसन जो कि कहां पर होता है, कोशिकाओं में होता है। रुधिर कहां तक पहुंचा, ठीक है, लंग्स से हमारा जो क्या है, फेफड़े हैं, ठीक है, उससे क्या है, रुधिर कहां पहुंचा, आपकी कोशिकाओं में पहुंचा, और यहां पर वो ऑक्सीजन लेकर आ रहा है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस जा रहा है। तो अब ये जो होता है, कोशिकाओं द्वारा जब ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, कोशिकाओं द्वारा जब ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है मुख्य रूप से, तो उसे ही हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पर ये हमारी कोशिका हो गई, सेल हो गई, ठीक है, ये बीच में क्या हो गई, हमारी वाहिका हो गई, रक्त वाहिका, जहां पर हमारा क्या आ रहा है, O2 आ रहा है और CO2 जा रहा है, ठीक है। और ये किस कहां पर हो रहा है, लंग्स पर पहुंच रहा है, कहां पर, लंग्स में भी किसकी बात की हमने, यहाँ पर एल्वियोली, एल्वियोली में हमने देखा गुब्बारे जैसी संरचना में बात की हमने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोशिकाओं तक मुख्य रूप से आपका क्या पहुंचा, ऑक्सीजन पहुंचा। तो जब कोशिका क्या करती है, ऑक्सीजन को प्राप्त करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है, तो इसी को क्या बोला जाता है, आंतरिक श्वसन बोला जाता है, ठीक है, आंतरिक श्वसन बोला जाता है, ठीक है। और आंतरिक श्वसन को जो एक और दूसरा नाम दिया जाता है वो क्या दिया जाता है, कोशिकीय श्वसन, क्योंकि कोशिका द्वारा ये क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, कोशिकीय श्वसन भी बोला जाता है, ठीक है, कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है, ठीक। ये इतनी बातें हमें यहाँ पर याद रखनी। अब हमने लास्ट क्लास में देखा था, लास्ट हमने बात की थी डाइजेशन की, और डाइजेशन के माध्यम से हमने क्या प्राप्त किया था, ग्लूकोज प्राप्त किया था, ठीक है। तो पहले तो अपने को चाहिए क्या, ग्लूकोज, ठीक है। तो अब थोड़ी सी कहानी कहां पर जाएगी, हमारे कोशिका पर जाएगी, मुख्य रूप से कोशिका पर जाएगी, कि कोशिका ने सबसे पहले क्या प्राप्त किया था, ग्लूकोज प्राप्त किया था। ऊर्जा बनाने के लिए जो सबसे पहले हमें चाहिए वो क्या चाहिए है, मुख्य रूप से अगर हम कोशिका की बात करें, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आ गया था क्या, कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लूकोज, ठीक है। और ग्लूकोज जो है वो जब कोशिका द्वारा ग्रहण किया गया, तो यहां पर जो है क्या होता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, और ग्लूकोज 2 अणुओं में टूटता है, ठीक है, 2 अणु में टूटता है, और वो 2 अणु क्या कहलाते हैं, आपके पायरुवेट, ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है, पायरुवेट बोला जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तो ग्लाइकोलिसिस, लिसिस का मतलब यहां पर टूटना है, ठीक है, तो ग्लाइको, क्योंकि क्या टूट रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है, ठीक है। तो मुख्य रूप से जब ग्लूकोज क्या होता है, किसमें चेंज हो जाता है, पायरुवेट के 2 अणुओं में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो ये प्रक्रिया हर जीव में होती है, ठीक है, लगभग हर जीव में होती है, जहां पर क्या क्या हो रहा है, ग्लूकोज किसके अंदर जाके, हमारे कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म, जो इसका कोशिका होती है, उस कोशिका के अंदर इसका क्या है, द्रव्य है, ठीक है। और द्रव जैसे हमने क्या बोला, कोशिका द्रव्य, ठीक है, साइटोप्लाज्म, उसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है और 2 अणु पायरुवेट के बनाता है, और इसे हम क्या बोल देते हैं, ग्लाइकोलिसिस। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, ऑक्सीजन है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कहानी क्या होती है कि हमारे क्या बनते हैं, पायरुवेट बनते हैं या पायरुविक एसिड बनता है। अब यहीं से कहानी शुरू होती है आगे की, ठीक है। तो आगे की कहानी क्या शुरू होती है, तो अब 2 चीजें, या तो ऑक्सीजन की मदद से ऊर्जा बनाएंगे, और ऑक्सीजन नहीं है तब भी क्या करना है, ऊर्जा तो बनानी, ठीक है। तो मुख्य रूप से अपन यहाँ पर 2 प्रकार के क्या देखते हैं, श्वसन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो श्वसन होता है उसे क्या बोला जाता है, एनारोबिक, एनारोबिक, ठीक है, रेस्पिरेशन, यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे अपन, अवायवीय, अवायवीय श्वसन, ठीक है, जहां पर हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, और जहां पर ऑक्सीजन उपस्थित है उसे हम क्या बोलेंगे, वायवीय श्वसन या एरोबिक, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो मुख्य रूप से हमें 2 यहाँ पर चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया है, आंतरिक श्वसन क्या होता है, कोशिका द्रव के मध्य गैसीय विनिमय होता है,
इसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, कोशिका श्वसन भी बोलते हैं। ठीक है, अभी आगे बात करेंगे इसमें। ठीक, तो मुख्य रूप से हमने इसकी भी बात की थी, जो हम क्या करते हैं, वायु प्राप्त करते हैं 78.09%, ठीक है, वापस से छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं। ठीक है, तो 78.9% 09%, 21% ऑक्सीजन ली और सेलों से 17% छोड़ दी, 0.003% CO2 ली और 3.6 to 4% छोड़ दी। ठीक है, ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, कार्बन जितना, देखो ये अप्रॉक्स वैल्यू है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ना उसके हिसाब से छोड़ेंगे ना। अगर ज्यादा बना ही नहीं तो कितना, जितना कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बनेगा, ज्यादा तेज प्रक्रियाएं हो रही हैं तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो अपन ये भी देख रहे हैं ना कि कार्बन सिर्फ CO2 जो है वो आपका श्वास के माध्यम से नहीं निकलता है। ठीक है, हमने देखा ना कि श्वास 10 से 20% ही CO2 जो होता है वो किससे निकलता है, हमारे श्वास के माध्यम से, ब्रीदिंग के माध्यम से निकलता है। बाकी जो लगभग 70% CO2 है वो किससे निकलता है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में निकलता है, हमारे यूरिन और यूरिया के माध्यम से, या हमारे पसीने के माध्यम से भी, स्वेट के माध्यम से भी क्या निकलता है, हमारा CO2 निकलता है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है यहाँ पर, जो कार्बन डाइऑक्साइड आप ये देख रहे हो उतना इसलिए क्योंकि CO2 सिर्फ और सिर्फ क्या हम श्वसन के माध्यम से नहीं छोड़ा जाता है। ठीक है, जो दूसरी बात हम देख रहे थे वो क्या देख रहे थे यहाँ पर, आंतरिक श्वसन में। और आंतरिक श्वसन में जो कहानी हमें दिखाई देती है कि सबसे पहले जो होता है वो ग्लूकोज क्या होता है, ठीक है, कोशिका द्रव में पाइरुवेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से ग्लूकोज किस में चेंज हो रहा है, पाइरुवेट में चेंज हो रहा है। और पाइरुवेट के आगे जो कहानी हमें दिखाई देती है वो 3 चीजों में दिखाई देती है। पहली कहानी दिखाई देती है क्या, कि जब ऑक्सीजन क्या है, अनुपस्थित है। मुख्य रूप से जो हमारा ईस्ट होता है, जो हमारा क्या होता है, खमन जिसे कई बार हम बोल देते हैं, ईस्ट होता है, वो मुख्य रूप से क्या करता है, बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के क्या करता है, ऊर्जा बनाता है। ठीक है, ऊर्जा का निर्माण करता है। और वो जब रिएक्शन होती है तो उस समय क्या होता है, मुख्य रूप से इथेनॉल बनता है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, ईस्ट की मदद से इथेनॉल बनाया जाता है। इथेनॉल एक प्रकार का एल्कोहल ही है मुख्य रूप से, जो ठीक है आप आसपास देखते हो। ठीक है, वो किसको, इथेनॉल को ही कंज्यूम करते हैं। ठीक है, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है। ये ऊर्जा हालांकि कम मात्रा में होती है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा बनाई जाती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। ठीक है, तो ये मनुष्यों के शरीर में मुख्य रूप से होता है। जो मनुष्य के शरीर में क्या बना, हमने देखा कोशिका द्रव के माध्यम से ये पाइरुवेट बन गए। अब ये जो पाइरुवेट है वो कहां पर जाते हैं, हमारे ठीक माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं। ठीक, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, जिससे हमने क्या बोला है, कोशिका का ऊर्जा गृह बोलते हैं, क्योंकि इसके द्वारा ऊर्जा बनाई जाती है। तो मुख्य रूप से क्या करता है, जब ऑक्सीजन उपस्थित होता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा क्या किया जाता है, उस पूरे के पूरे पाइरुवेट को किसमें परिवर्तित कर दिया जाता है, ऊर्जा में। और कुछ बाई प्रोडक्ट बनते हैं जिसमें CO2 और H2O बनता है। तो पूर्ण रूप से जो ग्लूकोज का क्या होता है, विखंडन होता है, जिससे पूर्ण रूप से ऊर्जा बनती है, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति बहुत ज्यादा आवश्यक। और ये जो ऊर्जा है वो कितनी बनती है, तो ये बनती है 36 ATP। यहां पर ATP क्या है, ATP जो हमारे शरीर में ऊर्जा बन रही है उसका एक नाम दिया गया है, क्या, ATP। ATP मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है वो किस रूप में होता है, ATP के रूप में होता है। और उसका फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब उसकी संरचना कैसी है, क्या है, उससे हमें लेना देना नहीं। ठीक है, जो दूसरी बात होती है, कई बार जो होता है वो ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, या ऑक्सीजन कम मात्रा में पहुंचती है। कुछ सेल्स के पास हमारी ऑक्सीजन कम पहुंचती है, जो ज्यादा काम कर रहे हैं लेकिन उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जैसे कि हमारे शरीर की पेशी कोशिकाएं। ठीक है, हमारी शरीर की पेशियां, ठीक है, तो उनमें अगर कम पहुंच रही है, जैसे हमारे पैरों तक, लंग्स हैं, ठीक है, हमारे पैरों तक जो है सेल्स बहुत ज्यादा दूर है, तो ऐसे में ऑक्सीजन कई बार इतनी नहीं पहुंच पाती। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती तब भी उस पेशियों को क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा तो बनाएंगे। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी क्या होता है, थोड़ा बहुत ऊर्जा बनाई जाती है। तो मनुष्यों के अंदर ही अगर ऑक्सीजन का अभाव होता है, ऑक्सीजन का अभाव यहाँ पर अनुपस्थिति से नहीं है, कम मात्रा में हो रहा है। ठीक है, तो कम मात्रा में हो रहा है, फिर भी उन्हें ऊर्जा बनानी है, तो उसके दौरान क्या होता है, मनुष्य की जो पेशी कोशिका होती है वो ऊर्जा का निर्माण करती है, लेकिन साथ में क्या करती है, जो पाइरुवेट है उसे लैक्टिक अम्ल के रूप में छोड़ देती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊर्जा बहुत ज्यादा कम बनती है। ठीक है, टोटल कितनी ऊर्जा बनती है, 4 ATP ऊर्जा बनती है। ठीक है, लेकिन 2 ATP इसको बनाने में क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है। 2 ATP इसको बनाने में खर्च हो जाता है, इसलिए ऑल ओवर अगर हम देखें, ठीक है, तो कितनी ऊर्जा बन रही है, ठीक है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर 2 ATP ऊर्जा ही बनती। ठीक, 2 ATP ऊर्जा ही बनती, जबकि जब इसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है ग्लूकोज का, तो वहां पर 36 ATP ऊर्जा बनती। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य में कितना बनता है, 2 ATP बनता ऑल टोटल। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया में देखें तो 36 ATP, तो जो टोटल बनती है वो कितनी बनती है, 38 ATP ऊर्जा बनती। ठीक है,
तो आपके ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो 2 एटीपी ऊर्जा बनती है, जो कि ग्लूकोज के टूटने से बनती है, ठीक है, उसको हमने क्या बोला था, ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहां पर होगी, कोशिका द्रव्य में, ठीक है। जबकि आपकी जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में 36 एटीपी ऊर्जा बनेगी, वो कहां पर बनेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो 2 सवाल यहां पर बनते हैं वो क्या बनते हैं, श्वसन तंत्र जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर 2 सवाल इस प्रकार से बनते हैं। इनडायरेक्टली आपको जो है कोशिका से सवाल बन जाएंगे। तो इनडायरेक्टली जो कोशिका से सवाल बनेंगे वो किस प्रकार से बनेंगे प्री में, ठीक है, कि कहां पर कौन सी प्रक्रिया होती है। तो जो हमारी वायवीय श्वसन है, ठीक है, जहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो रहा है, ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, ऊर्जा मुक्त हो रही है, वो कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि जो हमारा क्या होता है, आपका अवायवीय श्वसन है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, तो मुख्य रूप से होता है कहां पर, कोशिका द्रव्य में। लेकिन अपन ये देखते हैं कि हम 2 प्रकार की सेल्स देखते हैं। 2 प्रकार की सेल्स क्या होती है आपकी, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है और दूसरी यूकैरियोटिक सेल्स होती है। अगर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की अपन यहां पर बात करें, एक तो प्रोकैरियोटिक, ठीक है, जहां पर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है आपकी, जिसमें केंद्रक का विकास नहीं होता है या केंद्रक अनुपस्थित होता है। और दूसरा हमने क्या देखा, यूकैरियोटिक, ठीक है, एक विकसित कोशिका जिसमें केंद्रक बना होता है, ठीक है। तो जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया बन जाता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, जब उनके न्यूक्लियस का ही विकास नहीं होता तो उनकी माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं बन पाते, ठीक है। तो यूकैरियोटिक में जो आपका कोशिकीय श्वसन होता है, ठीक है, जहां पर एटीपी ऊर्जा बनती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वो कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन अगर अपन बात करें प्रोकैरियोटिक में, जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का विकास नहीं हो पाता, वहां पर ये किसमें होता है, आपका सेल मेम्ब्रेन में, कोशिका झिल्ली में होता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली में क्या होगा आपका, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है या फिर ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये 2 बातें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। इसी को, कहानी को हमने जो समझा है वो क्या है आपके, हमने देखा अनऑक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन, ठीक है, जिसे हमने क्या बोला, एनारोबिक, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या देखा यहाँ पर, एरोबिक रेस्पिरेशन देखा, जिसे हमने क्या बोला है, ऑक्सी श्वसन बोला है। इसके अलावा हमने पढ़ा क्या, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ग्लूकोज का 2 अणु में पाइरुवेट में टूट जाना, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। और ये मुख्य रूप से कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। और इसका एक नाम और है, ईएमपी पाथवे। अभी आएंगे ईएमपी पाथवे हमने क्यों बोला है उससे, ठीक है, क्योंकि 3 वैज्ञानिक थे, उन्होंने बनाया है, इसलिए इसे क्या बोला गया है, ईएमपी पाथवे, एम्डेन। और उसके अलावा अपन देखें यहाँ पर एम्डेन हो गया और यहाँ पर आपने पार्नस हो गए, ठीक है, और मेयरहॉफ, ठीक है, एम्डेन, मेयरहॉफ और पार्नस, ठीक है, 3 व्यक्ति थे। इन 3 व्यक्तियों ने मिलकर क्या बनाया है आपका, ठीक है, इसको, ये जो आपकी ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया है उसको बताया, इसीलिए इसे कई बार ईएमपी पाथवे बोला जाता है। तो आपको जो सवाल है जो दूसरा बन जाता है वो क्या बनेगा, ईएमपी पाथवे किससे संबंधित है या फिर कहां पर होता है, ठीक है। तो कहां पर होता है आपके, तो साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य में होता है, और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो जो आपके ग्लूकोज से क्या बन रहा है, पाइरुवेट बन रहा है, उसे हमने क्या बोला है, ग्लाइकोलिसिस, और इसको ईएमपी पाथवे भी बोला जाता है, जहां पर 2 एटीपी ऊर्जा बनती है। उसके अलावा एक और साहब है हमारे, हेंसन क्रेब्स साहब, और हेंसन क्रेब्स साहब ने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे 36 एटीपी ऊर्जा बनती है, और उसको क्या बोला जाता है, क्रेब्स साइकिल बोला जाता है, क्रेब्स चक्र बोला जाता है। और उसको 1937 में किसने दिया था, हेंस क्रेब्स साहब ने दिया था, और इसमें क्या 36 एटीपी ऊर्जा बनती, ठीक। तो जो मेनली अब अपनी फैक्ट वाली बात आई है, जो प्री में पूछे जाने वाले सवालों वाली बात आई है, वो कहां पर बनेगी, ठीक है, कि किस प्रकार से कोशिका में श्वसन होता है। तो हमने क्या देखा है यहाँ पर, अनऑक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन, जिसे एनारोबिक रेस्पिरेशन बोला है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। मुख्य रूप से क्या होगा, संपूर्ण प्रक्रम कहां पर होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है। ईस्ट में जब ये होता है तो इसे क्या बोला जाता है, फर्मेंटेशन बोला जाता है, ठीक है। फर्मेंटेड राइस वगैरह जो होते हैं ईस्ट में लाते हैं ना, इडली डोसा तो आप लोगों ने खाया है, ब्रेड खाया ही, ठीक है। तो उसमें आपका क्या होता है, ईस्ट की भूमिका होती है, वो क्या कर देता है, पाइरुवेट को किसमें चेंज कर देता है, इथेनॉल, CO2, और ऊर्जा बनाता है 4 एटीपी। और ये 4 एटीपी में 2 एटीपी खर्च हो जाती है। तो ऑल टोटल बचती कितनी है, तो सिर्फ 2 एटीपी बचती है। तो 2 एटीपी ऊर्जा खर्च, ठीक है। उसके अलावा क्या बची आपकी, 2 एटीपी ऊर्जा बचती। तो ये किसमें होता है आपका, अनऑक्सी श्वसन, जब ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। दूसरी अपन कहानी देखें तो क्या, अगर मानव की बात करें तो मानव की जो कहां पर, अगर यहाँ पर देख रहे हैं क्या अभाव है, किसका अभाव है, अभी ऑक्सीजन का अभाव है, ठीक है। आपने देखा हो कई बार क्या होता है, क्रैम्प आ जाते हैं ना, ठीक है। अभी वो क्रैम्प जो है वो लैक्टिक अम्ल की वजह से,
ठीक है। तो मुख्य रूप से क्या होता है, जो पाइरूवेट होता है, जब ऑक्सीजन का अभाव पड़ जाता है, मतलब जल्दी जल्दी उसको क्या बनानी, ऊर्जा बनानी, लेकिन उतनी ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही। आप जब दौड़ते हो, दौड़ते समय आपकी सांस क्यों जल्दी जल्दी चढ़ने लग जाती है, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाते हो, क्यों? क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता है शरीर को। तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ पर ऊर्जा सही तरीके से बन नहीं पाती, तो उसे बनाना तो है, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या अभाव में भी क्या करेगा, ऊर्जा को बनाएगा, एनर्जी को बनाएगा। और जब एनर्जी को उस वक्त बनाएगा तो उसके साथ ही क्या बनता है आपका, इसके अलावा लैक्टिक अम्ल बनता है। ऊर्जा तो बनती ही है, दो एटीपी, लेकिन साथ में लैक्टिक अम्ल बनता है, और ये लैक्टिक अम्ल जो होता है हमारी उन्हीं मांसपेशियों में जम जाता है, और जमने की वजह से क्या होता है, आप ये देखते हो क्या, ऐठन होता है पेशियों में, ऐठन, या जिसे अपन क्रैम्प बोलते हैं। कई बार अचानक से बहुत ज्यादा तड़कदार दर्द की जैसा लगेगा कि नस वगैरह तड़क गई, पर वो क्या होता है, एक प्रकार से क्रैम्प होता है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि हम ऑक्सीजन को सही तरीके से प्राप्त करें। ठीक, कई बार आप देखते हो कि बहुत ज्यादा जो खिलाड़ी होते हैं, वो खिलाड़ी एक लंबे समय तक खेल लेते हैं, तो उनकी जो बॉडी है वो थक जाती है और ऊर्जा बनाने लायक नहीं। थकान कब होगी, जब ऊर्जा शरीर में नहीं बन पा रही, तो थक जाती है और उस समय ऊर्जा नहीं बना सकती। तो ऐसे में जब ऊर्जा नहीं बन पाती और फिर भी अगर उस काम में लगे हुए रहते हैं, ठीक है, बॉडी कार्य करती रहती है, तो क्या होता है, फिर इस प्रकार से ऊर्जा बनती है, और वहां पर क्या देखते हैं, लैक्टिक अम्ल बनता है, और उसकी वजह से फिर पेशियों में ऐठन आती है या क्रैम्प आ जाते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से किसमें होता है, जब ऑक्सीजन का अभाव होता है। ठीक है, तो जो एक आपका सवाल है वो ये भी पूछा जाता है। ठीक है, आई थिंक शायद एमपीपीएससी ये सवाल पूछ भी चुका है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल को लेकर जो है वो सवाल यहाँ पर बन भी चुका है कि जो क्रैम्प होता है मसल्स में, वो किसकी वजह से होता है। तो वहां पर लैक्टिक एसिड करके ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, मेरे हिसाब से शायद आ चुका है, जहां तक मैं जानता हूं। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार से आपके बनते रहते हैं। ठीक, तो कहां पर पहुंच गया, अब आप ये देख रहे हो कि आपका मुख्य रूप से अनऑक्सी श्वसन की कहानी चल रही है। ठीक, तो हमारे जो क्वेश्चंस है वो आपको समझ में आ रहे हैं कि किस हिसाब से प्री में बन सकते हैं। तो यहां तक हमें चीजें देखनी है, जबकि यहीं पर ईस्ट में क्या होता है, किण्वन होता है और इथेनॉल का निर्माण होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और जब ऑक्सीजन उपस्थित होती है तो मुख्य रूप से हम उसे क्या बोल देते हैं कि ऑक्सी श्वसन, और यहाँ पर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और यहाँ पर CO2 H2O, और ऊर्जा बनती है कितनी, 36 ATP। ठीक है, जो हमारा ग्लूकोज होता है उसको 6O2 ऊर्जा मिलती है, CO2 6CO2 6 H2O, और साथ में कितनी ऊर्जा बनती है, 2830 किलो जूल। ठीक है, ठीक है, 2830 किलो जूल। अगर इसी प्रक्रिया को देखो प्लांट्स में, जब वो क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं, वही ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, तो यही प्रक्रिया उल्टी होती है, जहां पर वो ऑक्सीजन की मदद से, H2O की मदद से क्या करते हैं, सॉरी CO2 की मदद से और H2O की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से प्राप्त करते हैं, और H2O की मदद से और सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, और फिर उसे वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज को बनाते हैं, और इसी ग्लूकोज को हम उल्टा तोड़ रहे हैं अपनी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो ये कहानी किसमें होती है, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस हमने देख लिया। कोशिका द्रव्य में क्या होता है, ठीक है, कोशिका द्रव्य में होता है ग्लूकोज और 2 पाइरुविक अम्ल बनते हैं। इसे हमने क्या बोला है, EMP पाथवे बोला है, क्योंकि खोज किसने की थी, एमडेन ने की थी, मेयरहॉफ और पार्सन या पार्नस बोला जाता है उसे। ठीक है, इन्होंने की थी, तो इन तीनों ने की थी, इसलिए इसका नाम जो रख गया वो क्या रख गया, EMP पाथवे। तो जो आपका सवाल है वो कहां पर यहाँ पर बन सकता है कि EMP पाथवे जो होता है वो कहां पर होता है, तो ये कहां पर होता है आपका, ठीक है, आपके ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में होता है, और जो कहां पर हो रही होती है, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में हो रही होती है, जहां पर ग्लूकोज जो होता है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, 2 पाइरुविक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इतनी कहानी अपने को समझ में आई। ठीक, तो ये हमारा श्वसन तंत्र है, बहुत छोटा सा। ठीक, क्या क्या चीजें हमने देखी, सबसे पहले हमने देखा क्या, श्वसन में बाह्य श्वसन, ठीक है, 3 भागों में हमने देखा था, बाह्य श्वसन, फिर गैसों का परिवहन, और तीसरा आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन को फुफ्फुसीय श्वसन भी बोला जाता है, बाह्य श्वसन को फुफ्फुसीय श्वसन, फेफड़ों में हुआ श्वसन भी कहा जाता है, क्योंकि फेफड़ों की भूमिका होती है वातावरण से क्या ऑक्सीजन प्राप्त करने में। ठीक है, इसका अंतिम भाग क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, एक तो आपकी नासिका हो गई, नासाद्वार हो गया, नासाद्वार के बाद क्या आता है, ग्रसनी, और फिर आपका कंठ द्वार, ये दोनों एक साथ जुड़े होते हैं। कंठ द्वार में एक दरवाजा होता है जिसे हमने क्या बोला, एपिग्लोटिस। ठीक है, ये दरवाजा कब खुला रहता है, जब हम श्वास ले रहे होते हैं, जबकि जब हम खाना खाते हैं तो ये दरवाजा बंद हो जाता है, ताकि खाना और भोज्य पदार्थ या जल इसके अंदर ना जाने पाए। ठीक है, फिर इसके माध्यम से आगे जो नली होती है उसको हमने क्या बोला, श्वास नली। ठीक है, ट्रैकिया, फिर उसके बाद ये जो श्वास नली है वो 2 भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, जिसे हमने क्या बोला, श्वसनी बोला। ठीक है, ब्रोंकाई, और फिर ये ब्रोंकाई और ज्यादा क्या शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसे हमने क्या बोला, श्वसनिका। और इन श्वसनिका के अंतिम रूप से हमें गुब्बारे जैसी संरचना होती है, जिसे हमने क्या बोला, कूपिका, वायुकोश या एल्वियोली। तीनों ही शब्द आप लोग याद रखना। एल्वियोली तो फिर भी याद ही रखना, क्योंकि कुछ नहीं, अगर हमने हिंदी वर्ड नहीं भी याद रखा तो इंग्लिश वर्ड में तो हम उसे देख ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि पेपर जो होता है अपने पास दोनों में है।
ठीक है। हिंदी में अगर मेंस में तो आपको लिखना है तो हिंदी में लिखोगे, लेकिन जब वहां पर इंग्लिश में आएगा तो हो सकता है कि वो एल्वियोली दे दे, ठीक है। हिंदी में भी वो लिख दे देवनागरी लिपि में एल्वियोली, तो एल्वियोली वर्ड हमें याद रखना है। तो गुब्बारे जैसी संरचना है जहां पर आपकी वायु भर आती है और इसके ऊपर क्या होता है, रक्त का जाल होता है और वो क्या करता है, ऑक्सीजन को प्राप्त कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। यहाँ पर होता है अपना बाह्य श्वसन कंप्लीट, यहाँ पर गैसों का विनिमय हो गया। अब यहाँ से रुधिर जो है पूरे शरीर में क्या ले जाएगा, आपकी कोशिकाओं में ऑक्सीजन को ले जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से वापस ले आएगा। तो ये क्या है, आपका परिवहन है। फिर अब ये कोशिकाओं के पास क्या हो रहा है, कोशिकाओं के पास ऑक्सीजन पहुंच रही है। तो जब कोशिका ऑक्सीजन प्राप्त कर रही है तो उसे हमने क्या बोला, आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन। जहां पर क्या होता है, वो क्या करता है, सबसे पहले हमने देखा ग्लूकोज प्राप्त किया था, ग्लूकोज को हमने पायरुविक एसिड में चेंज किया, जिसे हमने क्या बोला, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। वहां पर यहाँ पर क्या हो गया, ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ, इसे ईएमपी पाथवे भी हमने बोला। यहाँ पर ग्लूकोज जो है वो 2 अणुओं में परिवर्तित हो गया। अब चाहिए ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन मिल रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया में अगली प्रक्रिया होगी जहां पर 36 एटीपी ऊर्जा बनेगी। और अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो क्या होगा, अगर मनुष्यों की बात करें तो मनुष्य की मांसपेशियों कोशिकाओं में क्या होता है, ऑक्सीजन के अभाव में यहाँ पर लैक्टिक अम्ल के साथ ऊर्जा बनती है। और अगर किसी जगह पर ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं है, जैसे ईस्ट को, तो ईस्ट क्या करेगा, अपनी ऊर्जा बनाते समय क्या करेगा, इथेनॉल बना देगा ग्लूकोज को, ठीक है। तो पूर्ण ऑक्सीकरण कहां पर होता है, मुख्य रूप से यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये इस प्रक्रिया को मुख्य रूप से किसने ढूंढा था, हेंस क्रेब्स साहब ने 1937 में, इसलिए इसे क्या बोला गया, क्रेब्स साइकिल भी कहा गया है, क्रेब्स चक्र भी कहा गया, ठीक है। तो ये हमारी कहानी श्वसन की, बहुत सिंपल, ठीक। आई होप ये चीजें आपको यहीं पर याद हो गई होंगी, ठीक। अगली क्लास में अपन बात करेंगे किसकी, ठीक, रुधिर में जो अपना क्या हो रहा है, परिवहन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का नहीं, इसके अलावा और किसका हम देखते हैं, किसका, ग्लूकोज वगैरह जो हमने भोजन प्राप्त किया था वो भी। और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है, वो वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए भी हमारी हर कोशिकाओं से क्या होता है, इसका परिसंचरण होता है, परिवहन होता है। और इसको हम किसके अंतर्गत देखते हैं, परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत देखते हैं, जहां पर जो इसका एक सहायक क्या होता है, अंग होता है हृदय। क्योंकि रक्त अपने आप तो जा नहीं सकता, तो उसे क्या करना, धकेलने का काम, प्रेशर देने का काम किसके द्वारा किया जाता है, हृदय के द्वारा किया जाता है। तो ये जो तंत्र है, ये जो अंगों का समूह है, और उसके अंदर अपन देखते हैं क्या वाहिकाएं भी है, ठीक है। तो ये जो समूह है मुख्य रूप से क्या कहलाता है, ये तंत्र क्या कहलाता है,